कल्पना कीजिए कि कोई स्टूडेंट कॉलेज के बिल्कुल पहले साल में है और अचानक से उसे अपना एक स्टार्टअप शुरू करने का चांस मिल जाता है। या फिर शायद घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब हो जाती है और उसे पढ़ाई बीच में ही रोकनी पड़ती है। हाँ, और ऐसे में समाज तुरंत उस पर एक ठप्पा लगा देता है ड्रॉप आउट का। एग्जैक्टली, ड्रॉप आउट। उसकी 1 साल की मेहनत, उसने जो फीस भरी, उसका टाइम, सब कुछ लिटरली जीरो मान लिया जाता है। और अगर वही इंसान 10 साल बाद वापस आकर अपनी डिग्री पूरी करना चाहे ना, तो उसे अक्सर उसी जीरो से ही शुरुआत करनी पड़ती है। जो कि देखिए बहुत ही ज़्यादा अनफेयर है, क्योंकि सदियों से हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक ऐसी फैक्ट्री की तरह काम कर रही है जहां रॉ मटेरियल एक तरफ से अंदर जाता है और 3 या 4 साल बाद एक ही सांचे में ढलकर बाहर आता है। बिल्कुल। और अगर कोई उस सांचे में फिट नहीं बैठता या लाइन से थोड़ा सा भी बाहर निकल जाता है, तो पूरा सिस्टम उसको निकाल फेंकता है। सही कहा आपने। ये पुरानी व्यवस्था ना मुख्य रूप से सिर्फ रटने और एग्जाम पास करने पर फोकस थी, इस बात पर नहीं कि कोई इंसान रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को एक्चुअली कैसे सॉल्व कर सकता है। और यही वजह है कि आज की इस डीप डाइव चर्चा का विषय इतना ज़्यादा रेलेवेंट है। आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो कोई आम आर्टिकल्स नहीं है। हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी NEP 2020 के मूल डॉक्यूमेंट्स, उसका रोड मैप और एक्सपर्ट्स के रिसर्च पेपर्स का पूरा एक बंडल है। हाँ, और इस चर्चा का मेन मोटिव यही है कि हम समझें कि ये जो द ब्लूप्रिंट फॉर हायर एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जमीन पर एक्चुअली काम कैसे करेगा। राइट। मतलब क्या हम सच में एक ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं जो उस पुरानी सख्त फैक्ट्री वाली अप्रोच से निकलकर एक विशाल बुफे जैसा बन रहा है, जहां आर्ट्स, साइंस और वोकेशनल सब्जेक्ट्स एक ही थाली में परोसे जा सकें। देखिए, सोर्सेस को डीपली एनालाइज करने पर एक बात तो बहुत क्लियरली समझ आती है। ये सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स को इधर-उधर करने या सिलेबस को थोड़ा मॉडर्न बनाने के बारे में नहीं है। ये पूरे के पूरे ढांचा के DNA को बदलने जैसा है। DNA बदलना? वाह। हाँ, इसका मेन लक्ष्य एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहां क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिले। जब कोई स्टूडेंट सिर्फ ये रटने की बजाय कि कोई हिस्टोरिकल इवेंट कब हुआ था, ये सोचना शुरू करता है कि वो इवेंट क्यों हुआ और उसका आज की डेट में क्या असर है। एग्जैक्टली तभी असली एजुकेशन शुरू होती है। और ये तभी पॉसिबल है जब सिस्टम खुद इतना फ्लेक्सिबल हो कि वो स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी को दबाने की बजाय उसे एक सही डायरेक्शन दे सके। चलिए इस फ्लेक्सिबिलिटी से ही शुरुआत करते हैं। जब हम एजुकेशन के इस नए बफे की बात करते हैं, जहां साइंस का एक स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़ सकता है और आर्ट्स वाला कोडिंग सीख सकता है, तो सोर्सेज में मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम का बहुत जिक्र है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। ये सिस्टम एक्चुअली काम कैसे करेगा और वो जो ड्रॉप आउट वाले थप्पे की हमने शुरू में बात की थी, वो कैसे हटेगा। देखिए, इसका डिजाइन बहुत ही प्रैक्टिकल है। पुराने सिस्टम की जो ऑल और नथिंग वाली अप्रोच थी ना, या तो सब मिलेगा या कुछ नहीं, उसे खत्म कर दिया गया है। अब अगर कोई स्टूडेंट किसी भी वजह से 1 साल की पढ़ाई के बाद बाहर निकलता है, तो उसे खाली हाथ नहीं भेजा जाएगा। अच्छा, तो उसे क्या मिलेगा। उसे एक प्रॉपर सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो 2 साल पूरे करके निकलता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। वेट, सिर्फ 2 साल में डिप्लोमा? बिल्कुल। और 3 साल के बाद ट्रेडिशनल बैचलर डिग्री मिलेगी। और अगर वो 4 साल की पूरी पढ़ाई करता है तो उसे बैचलर डिग्री विद रिसर्च मिलेगी। ये नया स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स को आज़ादी देता है कि वो अपनी स्पीड और अपनी सिचुएशन के हिसाब से पढ़ाई कर सकें। ये कॉन्सेप्ट तो मुझे किसी वीडियो गेम के सेव पॉइंट जैसा लग रहा है। सेव पॉइंट? वो कैसे? मतलब जैसे जब हम कोई मुश्किल गेम खेलते हैं और एक लेवल क्रॉस कर लेते हैं, तो हमारी प्रोग्रेस वहां सेव हो जाती है। अगर लाइट चली जाए या गेम बंद करना पड़े, तो अगली बार जब हम खेलेंगे तो 0 से नहीं, उसी सेव पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट भी तो स्टूडेंट्स की मेहनत को एक सेव पॉइंट की तरह सेव कर रहा है ना। ये एनालॉजी बहुत ही परफेक्ट है। और इस सेव पॉइंट को टेक्निकली पॉसिबल बनाने के लिए ही एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स यानी ABC बनाया जा रहा है। ओके, ये ABC एग्जैक्टली क्या है? ये कोई मेटाफर नहीं है, ये एक एक्चुअल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे ही कोई स्टूडेंट कोई कोर्स या मॉड्यूल पूरा करेगा, उसके क्रेडिट्स इस डिजिटल बैंक में जमा हो जाएंगे। ओह, जैसे पैसे जमा होते हैं। एकदम वही। ये सिस्टम लाइफ लॉन्ग लर्निंग के आइडिया को रियल बनाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बैंक में सिर्फ थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स के क्रेडिट्स नहीं, बल्कि स्किल बेस्ड और वोकेशनल कोर्सेज के क्रेडिट्स भी ऐड किए जाएंगे,
जिससे उन्हें आगे जॉब मिलने में आसानी हो। यहाँ मेरे दिमाग में एक बड़ा प्रैक्टिकल सवाल आ रहा है। कागज पर तो ये क्रेडिट बैंक और ट्रांसफर वाली बात बड़ी रेवोल्यूशनरी लगती है, लेकिन चलें थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं। हाँ, पूछिए। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने एक छोटे से शहर के किसी टियर 3 कॉलेज से 2 साल पढ़ाई की। उसने कुछ क्रेडिट्स अपने डिजिटल बैंक में जमा भी कर लिए हैं। अब वो चाहता है कि दिल्ली या मुंबई की कोई टॉप टियर रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी उसके क्रेडिट्स एक्सेप्ट कर ले और उसे डायरेक्ट 3rd ईयर में एडमिशन दे दे। क्या सच में ऐसा होगा? ये डाउट आना बहुत नेचुरल है, क्योंकि टॉप यूनिवर्सिटीज तो अपने ब्रांड को लेकर बहुत सेंसिटिव होती है ना। वो किसी छोटे कॉलेज के क्रेडिट्स क्यों मानेंगी? उनको तो लगेगा उनकी क्वालिटी गिर जाएगी। सही पॉइंट है, और सोर्सेज में भी कई एक्सपर्ट्स ने इस पर चिंता जताई है। लेकिन देखिए, इसके पीछे का सिस्टम ऐसे ही ब्लाइंड एक्सेप्टेंस पर बेस्ड नहीं है। इस क्रेडिट ट्रांसफर को स्मूथली चलाने के लिए एक नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क यानी NHEQF बनाया गया है। ये NHEQF क्या करता है? ये बेसिक स्टैंडर्डाइजेशन लाता है। इसका मतलब है कि अगर किसी टियर 3 कॉलेज का कोई कोर्स लेवल 5 का है, तो वो दिल्ली वाली यूनिवर्सिटी सिर्फ ये देखेगी कि क्या वो क्रेडिट्स उनके लेवल 5 के स्टैंडर्ड से मैच करते हैं या नहीं। अच्छा, मतलब लेवल मैच होना जरूरी है। बिल्कुल। अगर उस स्टूडेंट ने उस स्पेसिफिक लेवल के एग्जाम्स या क्राइटेरिया को पास किया है, तभी क्रेडिट्स ट्रांसफर होंगे। ये किसी ब्रांड नेम के बारे में नहीं है, ये नॉलेज और स्किल्स के मेजरमेंट के बारे में है। समझ गया। तो ये एक तरह की ग्लोबल करेंसी बनाने जैसा हो गया, जहां $1 की वैल्यू फिक्स है, चाहे आपने उसे किसी भी ATM से निकाला हो। सही पकड़े हैं आप। लेकिन अब एक और बात, अगर एजुकेशन इतनी फ्लेक्सिबल हो रही है, स्टूडेंट्स अपना सिलेबस खुद कस्टमाइज कर रहे हैं, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तो क्लासरूम में पढ़ाने वाले टीचर्स पर भी पड़ेगा ना। बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। वही तो, जो प्रोफेसर्स पिछले 20 साल से एक ही सिलेबस एक ही स्टाइल में पढ़ा रहे हैं, वो तो इस नए बफेट सिस्टम में कंफ्यूज हो जाएंगे। यूनिवर्सिटीज को ऐसे टीचर्स मिलेंगे कहाँ से जो इतने मल्टी डायमेंशनल हों? इसी चैलेंज को सॉल्व करने के लिए NEP में एक नया प्रोविजन है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। और मेरी नजर में ये इस पॉलिसी का सबसे बोल्ड मूव है। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस? ये ट्रेडिशनल प्रोफेसर से अलग कैसे हैं? देखिए, ट्रेडिशनली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए आपके पास एक लंबी एकेडमिक बैकग्राउंड, PhD और ढेर सारे रिसर्च पेपर्स होने जरूरी होते थे। लेकिन प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इस रूल को बाईपास कर देता है। अच्छा, तो पढ़ाएगा कौन? इंडस्ट्री के वो एक्सपर्ट्स जिन्होंने अपने फील्ड में 15-20 साल एक्चुअली काम किया है, वो लोग अब सीधा आकर स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, चाहे उनके पास PhD हो या ना हो। वाह, ये तो बहुत ज़रूरी शिफ्ट लग रहा है। मतलब सोच कर देखिए, अगर कोई स्टूडेंट फाइनेंस पढ़ रहा है, तो उसे अब वो टीचर नहीं पढ़ाएगा जिसने 2008 के क्रैश पर सिर्फ किताबें पढ़ी हैं। हाँ, बल्कि शायद वो इंसान पढ़ाएगा जो उस मार्केट क्रैश के दौरान एक्चुअली किसी बड़े बैंक में डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर रहा था। एग्जैक्टली। या फिर एंटरप्रेन्योरशिप की थियोरी पढ़ने की बजाय वो किसी ऐसे फाउंडर से सीखेंगे जिसने अपना खुद का स्टार्टअप बनाया, फंडिंग उठाई, फेल हुआ और फिर से खड़ा हुआ। ये एक्सपीरियंस बुक्स में कहाँ मिलता है? कहीं नहीं मिलता। और यही इस पूरे चेंज का कोर मोटिव है, क्लासरूम और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बीच का जो गैप है उसे भरना। जब ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स फैकल्टी बनेंगे, तो वो बताएंगे कि आज मार्केट में एक्चुअली कौन से टूल्स या सॉफ्टवेयर्स यूज हो रहे हैं। ये तो बहुत ही मॉडर्न और ग्लोबल अप्रोच है ना? लेकिन सोर्सेज में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है जो शुरू में इस मॉडर्न वेस्टर्न स्ट्रक्चर के बिल्कुल ऑपोजिट लगता है, और वो है इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, यानी भारतीय ज्ञान प्रणाली को एजुकेशन में जोड़ना। हाँ, मैंने भी इस बारे में सोर्सेज में पढ़ा और फ्रैंकली मुझे थोड़ा अजीब लगा। अजीब क्यों? देखिए, एक तरफ तो हम प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और AI की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सडनली हम एंशिएंट साइंसेज और ट्रेडिशनल आर्ट्स पर वापस जा रहे हैं। क्या ये मॉडर्निज्म से पीछे हटना नहीं लगता? अगर हम इस एंशिएंट नॉलेज को सिर्फ हिस्ट्री की किताब के एक चैप्टर की तरह पढ़ाएंगे, तो हाँ, ये टोटली पीछे हटना होगा। लेकिन पॉलिसी का प्लान ये नहीं है। प्लान है इस एंशिएंट नॉलेज के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन जैसे वास्तुशास्त्र या पुरानी भारतीय आर्किटेक्चर को ही ले लीजिए। आज जब पूरी दुनिया ग्रीन बिल्डिंग्स और क्लाइमेट चेंज को रोते हुए देख रही है, तो सोचिए हमारे देश में जो पुरानी बावड़ियां या स्टेपवेल्स थे, या जो पुराने महल थे जहां नेचुरल कूलिंग होती थी बिना AC के। एग्जैक्टली, वो नेचुरल टेम्परेचर कंट्रोल का जो साइंस था, वो आज की मॉडर्न आर्किटेक्चर के लिए कितना रेलेवेंट है। ओह, आई सी।
ये तो बहुत प्रैक्टिकल है ना? वाह। जब एक सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट मॉडर्न टेक्निक्स के साथ साथ इस एंशिएंट साइंस को समझता है तो वो ऐसे डिजाइन्स बना सकता है जो इको फ्रेंडली हो। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये आज का एक बहुत वैल्यूएबल स्किल है। यह अप्रोच तो वाकई शानदार है। मतलब एक ही कैंपस के अंदर एआई एल्गोरिदम्स पर भी डिस्कशन चल रहा है और उसी टाइम एंशिएंट नॉलेज को यूज करके आज की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की जा रही हैं। इससे तो स्टूडेंट्स के सोचने का पूरा दायरा ही बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल बड़ा होगा। लेकिन अब मुझे यहाँ थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट बनना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। ये सारी बातें मल्टीपल एंट्री, क्रेडिट बैंक, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, ये सुनने में किसी यूटोपिया जैसी परफेक्टली आइडियल लगती हैं। पर जमीनी हकीकत ये है कि हमारे पास एक बहुत ही पुराना, ढीला और भारी भरकम रेगुलेटरी सिस्टम है। यूजीसी है, एआईसीटी है, 50 अलग अलग बोर्ड्स हैं। जब तक ये पुरानी ब्यूरोक्रेसीज बैठी हैं, क्या एक्चुअली ये आज़ादी कॉलेजेस तक पहुंच पाएगी? ये बहुत वैलिड कंसर्न है और पॉलिसी मेकर्स को भी इस बात का पूरा अंदाजा है। इसीलिए सोर्सेज में इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव जाल की एक तरह से सफाई करने का प्रपोज किया गया है। सफाई? वो कैसे? इस सफाई के सेंटर में एक नई बॉडी है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी HECI। ये एक सिंगल अम्ब्रेला रेगुलेटर बनेगा जो इन सारी पुरानी बॉडीज जैसे यूजीसी या एआईसीटी को या तो रिप्लेस कर देगा या उन्हें अपने अंदर संभालेगा। पर देखिए, सिर्फ नाम बदलने से क्या फायदा होगा? अगर प्रोसेस वही रहा, फाइल आगे बढ़ाने का तरीका वही रहा, तो HECI भी एक नया यूजीसी बन जाएगा ना। पुराने सिस्टम में इतनी क्या खराबी थी कि उसको रूट से उखाड़ना पड़ रहा है? पुराने सिस्टम का सबसे बड़ा फ्लॉ था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और पावर का सेंट्रलाइजेशन। यूजीसी ही रूल्स बनाता था, यूजीसी ही कॉलेज की क्वालिटी चेक करता था और फंडिंग यानी पैसे भी वही देता था। अच्छा, मतलब सब कुछ एक ही जगह? हाँ, और जब एक ही संस्था सारे काम करती है तो रेड टेपिज्म और करप्शन आना तो बहुत नेचुरल है। ये ऐसा है कि किसी बड़ी कंपनी का CEO खुद ही HR भी चला रहा हो, अकाउंटिंग भी कर रहा हो और मार्केटिंग भी। ऐसे में तो हर काम में महीनों लगेंगे। तो फिर HECI इस माइक्रो मैनेजमेंट को कैसे फिक्स करेगा? पावर को डिवाइड करके HECI को 4 बिल्कुल अलग और इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स में बांटा जाएगा। ओके, 4 अलग हिस्से। पहला वर्टिकल सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशंस और नियम बनाएगा। दूसरा वर्टिकल एक्रेडिटेशन देखेगा, यानी वो जाकर चेक करेगा कि कॉलेज की क्वालिटी मेंटेन हो रही है या नहीं। सही है। और बाकी 2? तीसरा वर्टिकल सिर्फ फंडिंग और ग्रांट्स का काम देखेगा, उसका रूल से कोई लेना देना नहीं होगा। और चौथा वर्टिकल ये डिसाइड करेगा कि एकेडमिक स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए। ये डिवीजन इंश्योर करेगा कि कोई भी एक ऐसी बॉडी ना बन जाए जो पूरे सिस्टम का गला ही घोट दे। ये तो काफी लॉजिकल सेपरेशन है। और एक और बात, इन सब के अलावा देश में रिसर्च कल्चर को बढ़ाने के लिए एक कंप्लीटली अलग बॉडी बनेगी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी NRF, ताकि प्रॉपर रिसर्च प्रोजेक्ट्स को सीधे वहां से फंडिंग मिल सके। मैं इस नए स्ट्रक्चरल सेटअप को तो समझ गया, लेकिन सोर्सेज में मुझे एक ऐसी लाइन मिली जिस पर मुझे सच में बड़ा डाउट हुआ। उसमें लिखा है कि एफिलिएशन सिस्टम को धीरे धीरे पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। अब जो श्रोता हमें सुन रहे हैं उन्हें यह समझना होगा कि इंडिया में हजारों ऐसे छोटे कॉलेजेस हैं जो बस किसी एक बड़ी यूनिवर्सिटी के नाम का टैग लगाकर चलते हैं। उनका सिलेबस, उनके एग्जाम्स, सब वो बड़ी यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। एकदम सही। तो अगर ये एफिलिएशन सिस्टम खत्म हुआ और इन छोटे कॉलेजेस को पूरी ऑटोनॉमी या आज़ादी दे दी गई, तो क्या ये कॉलेजेस एक्चुअली सर्वाइव कर पाएंगे? वो बड़ी यूनिवर्सिटी का अम्ब्रेला तो उनके लिए क्वालिटी कंट्रोल का काम करता था ना। देखिए, ये डिबेट तो है। एक तरह से वो बड़ी यूनिवर्सिटी एक क्वालिटी अम्ब्रेला का काम करती थी, लेकिन आज की रियलिटी ये है कि वो अम्ब्रेला अब एक लोहे का पिंजरा बन चुका है। पिंजरा? हाँ, जब किसी एक यूनिवर्सिटी के अंडर 500 या 600 कॉलेजेस आते हैं तो वो यूनिवर्सिटी चाहकर भी अपना सिलेबस क्विकली अपडेट नहीं कर सकती। एक छोटा सा चेंज पास कराने में सालों लग जाते हैं और बिना ऑटोनॉमी के एक कॉलेज सिर्फ एक डिलीवरी सेंटर बनकर रह जाता है। वहाँ के टीचर्स बस ऊपर से आए सिलेबस को ब्लाइंडली पढ़ाते हैं, वो कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते। मतलब इनोवेशन के नाम पर वो कंप्लीटली अपाहिज हो जाते हैं। एग्जैक्टली। इसीलिए ऑटोनॉमी देने का मेन पर्पस उन्हें अपनी पहचान बनाने का चांस देना है। जब एक कॉलेज ऑटोनमस होगा तो वो अपने लोकल एरिया की इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से तुरंत नए कोर्सेज शुरू कर पाएगा। जैसे अगर किसी कॉलेज के आसपास ऑटोमोबाइल का बड़ा हब है तो वो यूनिवर्सिटी के 5 साल पुराने सिलेबस अपडेट का वेट नहीं करेंगे,
वो तुरंत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की नई टेक्नोलॉजी पर एक डिप्लोमा शुरू कर सकते हैं। हाँ, ये मेक सेंस करता है। इस पॉलिसी में इंस्टीट्यूशंस को 3 क्लियर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला, जो मोस्टली रिसर्च पे फोकस करेंगे, दूसरा जो टीचिंग पे फोकस करेंगी, और तीसरा ये ऑटोनोमस कॉलेजेस। हर एक का अपना क्लियर रोल होगा ताकि इंडिया एक ग्लोबल नॉलेज हब बन सके, राइट? पर ये ग्लोबल नॉलेज हब बनने का सपना सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि सिर्फ नियम बदलने से कुछ नहीं होगा। सही बात है। इस एजुकेशन को एक्चुअली देश के हर एक कोने तक, हर यूथ तक पहुंचाना होगा, और ग्लोबल बनने के लिए बाहर के बेस्ट माइंड्स को इंडिया लाना होगा। ये एग्जीक्यूशन कैसे होगा? इसके लिए सोर्सेज में 2 बहुत ही क्लियर फ्रंट्स पर स्ट्रैटेजी दी गई है। पहला तो है इंटरनेशनलाइजेशन। पॉलिसी में पहली बार ऑफिशियली ये अलाउ किया गया है कि दुनिया की जो टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज हैं वो इंडिया में अपने फिजिकल कैंपसेस खोल सकती हैं। ओह, मतलब फॉरेन फैकल्टी, उनका रिसर्च कल्चर अब सीधा इंडियन स्टूडेंट्स को मिलेगा? बिल्कुल, और स्टूडेंट्स के एक्सचेंजेस और जॉइंट डिग्रीज भी बहुत कॉमन हो जाएंगी। लेकिन दूसरा फ्रंट इससे भी बड़ा है, जिसे आप एग्जीक्यूशन का चैलेंज कह रहे थे, वो है GER यानी ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो। हाँ, मैंने इसका टारगेट देखा था सोर्सेज में। 2035 तक इस GER को 50% तक ले जाना है। अब शायद लोग सोचें कि इस नंबर का मतलब क्या है। हाँ, इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि 18 से 23 साल के यूथ की जो पूरी पॉपुलेशन है, उसमें से कम आधे 50% एक्चुअली कॉलेज में एनरोल्ड होने चाहिए। पर राइट नाउ हम इसके आसपास भी नहीं है। तो क्या आने वाले 10-15 सालों में हम रातों रात हजारों नई बिल्डिंग और कैंपसेस खड़े कर देंगे? ये लॉजिस्टिक्स तो मुझे इम्पॉसिबल लग रहे हैं। सकता, क्योंकि इसका मतलब है करोड़ों नए स्टूडेंट्स को सिस्टम में लाना। तो फिर क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन है टेक्नोलॉजी। इस मैसिव स्केल अप को मेनली डिजिटल लर्निंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही अचीव किया जाएगा। ब्लेंडेड लर्निंग आने वाले टाइम का डिफॉल्ट मॉडल बनने वाला है, यानी थ्योरी की क्लासेस मेनली ऑनलाइन पढ़ाई जाएंगी और सिर्फ प्रैक्टिकल्स के लिए स्टूडेंट्स कैंपस आएंगे। लेकिन फिर गाड़ी वहीं आके रटक जाती है ना, प्रैक्टिकल्स। साइंस या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स बिना प्रॉपर लैब के कैसे पढ़ेंगे? एक रिमोट गांव का बच्चा जो किसी मेट्रो सिटी आकर महंगी लैब यूज नहीं कर सकता, वो घर बैठे अपने लैपटॉप पर मशीन्स या केमिकल रिएक्शंस थोड़ी सीख लेगा। इस प्रॉब्लम के लिए वर्चुअल लैब्स का एक काफी मैसिव नेटवर्क बनाया जा रहा है। और देखिए, इस वर्चुअल लैब को आप YouTube पर कोई एक्सपेरिमेंट देखने जैसा मत समझिए, ये टोटली अलग है। तो ये एक्चुअल में दिखता कैसा है? ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पर बेस्ड होता है। स्टूडेंट अपने लैपटॉप या टैबलेट पर वही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करता है जो वो रियल लैब में करता। अगर उसे 2 केमिकल्स को मिक्स करना है तो वो स्क्रीन पर उन्हें मेजर करके मिक्स करेगा और सॉफ्टवेयर बिल्कुल वही रिएक्शन या वही ब्लास्ट दिखाएगा जो रियल लाइफ में होता। ओह वाओ! और सोचकर देखिए, फ्यूचर में 5G और आगे की टेक्नोलॉजीज के साथ वो रिमोट गांव का बच्चा किसी टॉप IIT प्रोफेसर के लाइव एक्सपेरिमेंट का रियल टाइम हिस्सा बन सकेगा। ये एजुकेशन का एक्चुअल डेमोक्रेटाइजेशन है, जहां आपका ज्योग्राफी आपके और नॉलेज के बीच में दीवार नहीं बनेगा। ये सब सुनने के बाद अगर हम आज की इस पूरी डीप डाइव चर्चा के सारे धागों को एक साथ समेटें, तो हमारे सोर्सेज आज हमें क्लियरली ये बता रहे हैं कि NEP 2020 सिर्फ एक नया सरकारी ऑर्डर नहीं है। ये हायर एजुकेशन को उस बंद कमरे और रटने वाली प्रैक्टिस से निकालकर एक खुले आसमान और रिसर्च ड्रिवन इकोसिस्टम में लाने का प्लान है। बिल्कुल, एक ऐसा सिस्टम जहां आपके प्रैक्टिकल स्किल्स को थ्योरी के बराबर इज्जत मिलेगी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाकर करप्शन को कम करने की कोशिश होगी। सही कहा। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ख्याल है जो लगातार मेरे दिमाग में चल रहा है, और शायद श्रोताओं को भी इस पर जरूर गौर करना चाहिए। क्या ख्याल है? हमने उस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की बात की ना, कि कैसे कोई भी स्टूडेंट डिफरेंट कोर्सेज को मिक्स करके अपनी एक कस्टमाइज्ड डिग्री बना लेगा। अब जरा 10 या 15 साल आगे फ्यूचर में देखिए, जब डिग्रीज इतनी ज्यादा अलग होंगी। एक स्टूडेंट के पास AI, फिलॉसफी और फाइन आर्ट्स का कॉम्बो होगा, और दूसरे के पास फाइनेंस, एग्रीकल्चर और साइकोलॉजी का। राइट। तो जब ये बच्चे जॉब लेने जाएंगे, तो क्या वो कॉर्पोरेट HR उस कागज पर लिखे हुए शब्द BA, BSc या BTech, इन शब्दों को कोई इंपॉर्टेंस देगा? या फिर वो HR उस डिग्री के नाम को साइड करके सिर्फ ये देखेगा कि इस कैंडिडेट के डिजिटल बैंक में एक्चुअल स्किल्स का कौन सा अनोखा कॉम्बिनेशन जमा है? और अगर ऐसा होने लगा, जैसा कि लग रहा है, तो क्या आने वाले कल में इस डिग्री शब्द का ही पूरा मतलब खत्म नहीं हो जाएगा?
ये सोचने वाली बात है कि क्या हम उस दुनिया के लिए तैयार हैं जहां सिर्फ और सिर्फ हमारा स्किल ही हमारी असली और अकेली पहचान होगी।